ब्राह्मण राजनीति जो है हरियाणा की, ये कुछ समय से उफान पर है। इसमें उबाल आ रहा है। जयंती नहीं मनाई जा रही, ये राजनीति हो रही है। लेकिन मैं सचेत करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठीक है हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, सचेत हो जाओ। ये राजनीति का ऐसा गेम है जो मुख्यमंत्री जी को अभी इन लोगों की क्या चाल है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो थोड़ी देर में समझ में आएगी। अगर मैं सवाल उठाऊं तो तुम्हें कितनी नौकरियां मिली हैं भाई? वो कह रहे हैं मेरिट पे मिलती हैं। तो क्या ये परशुराम के वंशजों का मेरिट समाप्त है क्या? एक तरफ स्थानीय और एक तरफ ब्राह्मण सीट, अगर करनाल की भी बात करें, जैसे आपका परिवार भी टिकट मांग रहा था लेकिन टिकट नहीं मिली, ऐसे बहुत से और भी नेता थे हरियाणा में जिनको टिकट की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिली। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई ब्राह्मण समाज की तरफ से, तभी जो है कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस की करनाल की टिकट ना देकर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि और भी लोग मांग रहे थे, चाणक्य को ही मिले ये नहीं है, पार्टी फैसला करती है। लेकिन चाणक्य के अलावा और भी लोग इसी जाति और वर्ग से मांग रहे थे, किसी को देते। एक संगठन को लेकर हरियाणा प्रदेश का संगठन बनना चाहिए, आप भी कई बार कह चुके हैं। हर चुनाव में कहा जाता है कि संगठन बनाया जाएगा, ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं और अभी जानकारी मिली है कि ऑब्जर्वर नियुक्त हो भी गए हैं सभी जिलों के। तो लगता है कि ये संगठन, उम्मीद है जल्द बनेगा इस बार। कांग्रेस आज सत्ता में होती अगर संगठन होता। तो पिछली बार भी देखने को मिला था, ऑब्जर्वर आए थे, लेकिन अगर बात करें गुटबाजी ऑब्जर्वर्स के सामने ही देखने को मिली थी, नारे लगे थे बापू बेटा की नहीं चलेगी। कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए, इसीलिए बजाय इसके कि वो ऑब्जर्वर करते हैं, अखबारों की सुर्खियां इस बात पर गईं जो कांग्रेस की जूतम पुजार हुई यहाँ पर पिछले ऑब्जर्वर्स के सामने है, उससे बजाय इसके कि हम कुछ गेन करते हैं, किरकिरी हुई। होता है अपनी मैं भी कहीं ना कहीं छोड़नी होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक ही गाना बजता था सबके कान में कि हुड्डा सरकार बनाएगा, तो वो गाना से भी बहुत नुकसान हुआ। देखिए गानों से क्या हुआ उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब वो लोग नहीं हैं जो आज किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, फिर बीजेपी। इसीलिए मैं कह रहा था बीजेपी वालों सचेत हो जाओ। बड़े बड़े टर्न कोट्स, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए हमारे से खतरा तुम शायद ना मानते हो। जैसे हिंदुस्तान को जितना बड़ा खतरा आज चीन और पाकिस्तान से है, उतना खतरा और लोगों से नहीं है। बीजेपी के लोगों समझ जाओ, मैं तुम्हारा कोई शुभ चिंतक नहीं हूं, लेकिन जो ये मौसम वैज्ञानिक घूम रहे हैं ना तुम्हारे आसपास, इनसे थोड़ा सचेत। हुड्डा साहब नाराज नहीं होते कि कभी आपके साथ बैठते होंगे, नाराजगी नहीं जाहिर करते होंगे कि आप खुल्लम खुल्ला इतना कुछ बोल देते हैं? खुला सच्चाई बेशक बोलते हैं लेकिन खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। कोई अपमान तो नहीं किसी का करता हूँ मैं, तो कभी हुड्डा साहब का कभी नाम तक नहीं लिया है। लेकिन सच्चाई कड़वी लगती है जैसे कहा जाता है। हुड्डा साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं उनका उम्र में 10 साल छोटा हूँ। कुलदीप शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हालांकि पहले भी आप स्पष्ट कर चुके हैं कि आप कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन समय समय पर लोगों के मन में इस तरह की अफवाहें आती हैं कि आपके जो इन-लॉज हैं, आपके जो दामाद हैं, प्रधानमंत्री जी उनके काफ़ी नज़दीक हैं, उनके कार्यक्रम में अभी आए, आप भी वहाँ पर शायद उपस्थित रहे, आपकी भी फ़ोटोज़ देखी गई, जो इन-लॉज में आपके गृह मंत्री रहे थे और इन-लॉज में एमएलए भी हैं। तो किस तरह से आपको कभी दबाव नहीं आता कि आप बीजेपी में आ जाएं, या आपको ऑफर नहीं आती कि बीजेपी में आ जाएं, आप कांग्रेस में ही रहेंगे? एक सवाल पूछ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ इस बारे में पंडित जी कुलदीप शर्मा खुलकर बताएं। देखिए ऐसा है कि बीजेपी में बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया है, और ऐसे लोगों का क्राउड चला गया है बीजेपी में जो ना तो किसी के कभी सगे रहे, अब उनके कितने दिन सगे रहेंगे उनका मुझे नहीं पता। देखिए राजनीति में मेरे दामाद
मेंबर पार्लियामेंट हैं, और आपने कहा मेरे समधन एमएलए हैं, बीजेपी से हैं, और मेरे दामाद को बीजेपी ने ही एमपी बनवाया था, उनका समर्थन था, उनकी सरकार थी। लेकिन हम आपसी जो राजनीति है, परिवार की बातों को उससे दूर रखते हैं। हरियाणा में इन दिनों अलग अलग राजनीतिक बयान जो है अलग अलग मुद्दों पर जो है देखने को मिल रहे हैं, और इस बारे में बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ इस समय कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे पंडित कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, शर्मा जी क्या कुछ लग रहा है जिस तरह के बयानबाजी आ रही है, खासतौर पर अगर सबसे पहले बात करें तो रोहतक में जो परशुराम जयंती का एक बड़ा समारोह हो रहा है, बड़ी तैयारियां की जा रही है, डॉक्टर अरविंद शर्मा भी जो हैं वो भी जगह जगह जाकर निमंत्रण दे रहे हैं, और भी बहुत से लोग जो है लगातार इस समारोह की बड़े जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ब्राह्मण राजनीति जो है हरियाणा की, ये कुछ समय से उफान पर है, इसमें उबाल आ रहा है। पहले पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सब लोगों ने मिलकर जयंती मनाई जो स्टेट लेवल की थी, और अच्छी अटेंडेंस उसमें हुई। उसके बाद हरियाणा के हर एक ज़िले में सब डिविजनल लेवल पर विभिन्न सभाओं ने, ब्राह्मण सभाओं ने इसका फंक्शन किया। कल नवीन जय हिंद ने पेरावर में अपना प्रदर्शन किया है। राम कुमार गौतम जी के बयान आए। अब सरकार अपने स्तर पर एक और रैली पहरावर में करने जा रही है परशुराम जयंती को। देखिए, मने जयंती अच्छी बात है, ब्राह्मणों के हम उनके वंशज हैं, लेकिन ये जयंती नहीं मनाई जा रही, ये राजनीति हो रही है। अंग्रेजी में बोलते हैं वन अपमैनशिप का गेम हो रहा है, कौन बड़ा ब्राह्मण लीडर है, इस चीज को साबित करने के लिए अब ये रोहतक में जयंती मनाई जा रही है। पहरावर के ऊपर राजनीति हो रही है। गौड़ कॉलेज की संस्थाओं के जो ब्राह्मणों की संस्था है उस पर बात की जा रही है। मैं पूछता हूं इनसे कि जो पहरावर की ज़मीन ब्राह्मण सभा को अलॉट की गई थी, क्या उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं अलॉट किया था कि जो वापस दे दी? अरे वापस नहीं दी है ये ज़मीन थी ही ब्राह्मण के पास, लेकिन उसमें उनके जो चार्जेस थे, जो एक नॉमिनल वैल्यूज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो भरने थे, वो नहीं भर पाई इस बार। इसलिए गवर्नमेंट ने विड्रॉल का नोटिस दिया, जिस पर संघर्ष चालू हुआ, और नवीन जय हिंद ने एक बड़ा भारी वहाँ पर प्रदर्शन भी किया था। उस समय कुछ लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द भी कहे थे, उनको बुद्धिहीन बताया था। वो बात और है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि आज पूजा में लगे हैं, लेकिन मैं सचेत करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, सचेत हो जाओ। ये राजनीति का ऐसा गेम है जो मुख्यमंत्री जी को अभी इन लोगों की क्या चाल है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो थोड़ी देर में समझ में आएगी। ये अपने आप को बड़ा दिखा। अभी आप ये बताएं कि कार्तिक शर्मा जी, चलो मेरे दामाद हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में पंचकुला में रैली हो गई थी,
तो क्या सारे हरियाणा के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? सबने किया था। पहरावर की ज़मीन कांग्रेस ने दी। 20 करोड़ रुपया गॉड कॉलेज रोहतक में जो जर्जर व्यवस्था में था, कांग्रेस के 10 साल के शासन में विभिन्न सोर्सेस से गया। आज की सरकार बताए ना कितना पैसा गॉड कॉलेज में दिया है। पहरावर की ज़मीन का जो बैकलॉग था, जो पैसे का जो जमा कराना था, वो कार्तिक शर्मा ने कराया। हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पंडित देवेंद्र वत्स राज्यसभा के एमपी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे, हमें बड़ा गर्व है उन पर। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन किसने बनाया? कौन से राज्य में बने थे? उन्होंने बहुत मदद की, बहुत मेरिट्स पे नौकरियां दी और सारा। वैसे तो किसी जाति का कोई अधिकार नहीं रहता है, ऑफिसर इज ऑफिसर फर्स्ट, लेकिन प्रथम डीजीपी हरियाणा श्रीनिवास वशिष्ठ लगे थे कांग्रेस की सरकार में। सवाल ये पैदा होता है कि जयंती मन चुकी, सारे हरियाणा में मन चुकी, चलो अब और भी मना लो, लेकिन ये जयंती नहीं मनाई जा रही है। ये राजनीतिक खेल है जिसमें मुख्यमंत्री जी बहुत देर में समझेंगे। इशारा किसकी तरफ आप कर रहे हैं, कुछ खुलकर बता पाएंगे? आपको नहीं समझ में आ रहा? सबको, सारे हरियाणा को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, किसका इशारा है। मैं नाम लिया नहीं करता, लेकिन वोट तो आप सबकी लेते हो, फिर जाति राजनीति जाति ही करते हो। मैं भी जाता हूं परशुराम सम्मेलन में, मैं हमेशा ये कह के आता हूं कि ठीक है, मुझे गौरव है, लेकिन हमें सबको, समाज के सब अंग प्रत्यंगों को साथ लेकर हम विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं। एक वर्ग से कोई नहीं बनेगा। ये संख्या का खेल है लोकतंत्र, इसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं सवाल उठाऊं तो तुम्हें कितनी नौकरियां मिली हैं भाई? वो कह रहे हैं मेरिट पे मिलती हैं। तो क्या ये परशुराम के वंशजों का मेरिट समाप्त है क्या? वो बात ठीक है। देखिए, आज बीजेपी को वो हमसे आगे निकली ब्राह्मण राजनीति में, इसलिए कि मेरे कहने के बावजूद मैंने तत्कालीन कांग्रेस के डोर जिन लोगों के हाथ में थी उनको कहा था, और गवाह हैं, मेरे सामने उठा लीजिए, कि आपने 4 टिकटें ब्राह्मणों को दी हैं हरियाणा में, उसके मुकाबले में बीजेपी ने 11 टिकटें दी हैं। आज 2 मिनिस्टर्स हैं, 6 से 7 एमएलए बने हैं वहाँ से। आपने रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं, तो आप इनको कैसे साथ लगाएंगे? मतलब एक तरफ स्थानीय और एक तरफ ब्राह्मण सीट, अगर करनाल की भी बात करें, जैसे आपका परिवार भी टिकट मांग रहा था लेकिन टिकट नहीं मिली, ऐसे बहुत से और भी नेता थे हरियाणा में जिनको टिकट की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिली। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई ब्राह्मण समाज की तरफ से, तभी जो है कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। देखिए, कांग्रेस की करनाल की टिकट ना देकर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि और भी लोग मांग रहे थे, चाणक्य को ही मिले ये नहीं है, पार्टी फैसला करती है, लेकिन चाणक्य के अलावा और भी लोग इसी जाति और वर्ग से मांग रहे थे, किसी को देते, एक रिप्रेजेंटेशन बनती। अब कहीं विदेश से लेकर किसी को आके यहाँ पर हरियाणा में अगर कोई ये सोचे कि किसी को ब्राह्मण लीडरशिप के तौर पर थोप दिया जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ग्राउंड वर्क तो कोई है नहीं, कभी रहे नहीं लोग जो हरियाणा में उनको तुम बना दो। राजनीति में ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा की राजनीति में के इतिहास पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ब्राह्मणों का हरियाणा की राजनीति के निर्माण, उत्थान और उसमें बड़ा भारी योगदान रहा है हमेशा। इसको
कम करके आंकना हमारी पार्टी की गलती थी और बीजेपी ने इसको समझा, ये उनकी समझदारी थी। ये फर्क था और आज उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तभी जो आपने बताया कि 4 सीटें उन्होंने दी और आज 2 मंत्री हैं। नहीं, चार सीटें अगर कांग्रेस ने दी, उसमें 2 तो सिटिंग एमएलए थे जी, एक मैं था, और हमें इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों में मैसेजिंग गलत हो गई। एक संगठन को लेकर हरियाणा प्रदेश का संगठन बनना चाहिए, आप भी कई बार कह चुके हैं। हर चुनाव में कहा जाता है कि संगठन बनाया जाएगा, ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं और अभी जानकारी मिली है कि ऑब्जर्वर नियुक्त हो भी गए हैं सभी जिलों के। तो लगता है कि ये संगठन, उम्मीद है, जल्द बनेगा इस बार। देखिए, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण राजनीति में जो उफान है उसमें कुछ लोगों ने राजनीतिक सभ्यता को ही समाप्त कर दिया। जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल और क्रॉस हुआ, क्या ये शोभा देता है? रामकुमार गौतम 80 साल के बुजुर्ग हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। उनके प्रति जिस प्रकार से अपमानजनक बात की गई, दिस इज नॉट गुड इन पॉलिटिक्स। और किसी ऐसे आदमी ने जो कह दे, जो चलो पहली बार पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक्सपीरियंस्ड आदमी आपस में सदन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए और सारा सदन ठाके मार के उस पर हंसे, इससे सदन की गरिमा भी खत्म हुई, व्यक्तियों की भी गरिमा खत्म हुई। ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस के संगठन की बात, कांग्रेस आज सत्ता में होती अगर संगठन होता। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन जमीनी स्तर पर रहा और उनकी जो मैनेजमेंट थी उसकी वजह से वो आज सरकार में बैठे हैं, और जो हमारे पास नहीं था उसकी वजह से हम बाहर बैठे हैं। लोगों का मन सरकार को बदलने का था। दूसरा, कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी बन जाए, शायद ये बात लोगों को पसंद नहीं थी। और अब संगठन के बनाने की बात आई है, ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखना होगा कि किस प्रकार के संगठन का निर्माण होगा। संगठन का सही निर्माण जमीनी लोगों को लेकर आगे आएंगे तो कांग्रेस अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने की क्षमता रखती है। आज हमारे 37 एमएलए हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ रेस, ऐसा नहीं है। हम आउट ऑफ रेस गए अपनी नीति, अपनी गलतियों से। अदरवाइज वी वर इन रेस। 10 में से 5 एमपी हैं, 37 एमएलए हैं। कोई कहते कांग्रेस खत्म होगी, फिनिश हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस। संगठन के निर्माण में मैं अपनी राय रखूंगा। पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ऑब्जर्वर्स के सामने भी जाएंगे, बताएंगे उनको। मैं खुद 7 साल जिला का प्रधान रहा हूँ, 6 साल प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ, सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं कांग्रेस को, और मेरा परिवार रहा, इतिहास है हमारा, कांग्रेस के संगठन को हम जानते हैं। अगर उस तर्ज पर अगर नेताओं की खींचतान का संगठन बना तो उसका कोई फायदा नहीं। तो पिछली बार भी देखने को मिला था, ऑब्जर्वर आए थे, लेकिन अगर बात करें गुटबाजी ऑब्जर्वर्स के सामने ही देखने को मिली थी। नारे लगे थे बापू बेटा की नहीं चलेगी। कहीं इस बार ऐसा ना हो जाए। इसीलिए बजाय इसके कि वो ऑब्जर्वर करते हैं, अखबारों की सुर्खियां इस बात पर गई जो कांग्रेस की जूतम पुजार हुई यहाँ पर पिछले ऑब्जर्वर्स के सामने, उससे बजाय इसके कि हम कुछ गेन करते हैं, किरकिरी हुई। इट्स नॉट गुड। कांग्रेस को कोई अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे, इट इज नॉट गुड फॉर कांग्रेस। कांग्रेस सबकी है, एक मिश्रण की पार्टी रही है। देखिए, कांग्रेस में कास्ट लीडर्स हुआ करते थे। पंडित चिरंजीव लाल थे, सरदार पाल सिंह थे, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी थे, AC चौधरी जी थे।
मांगेराम गुप्ता जी थे, ओम प्रकाश जिंदल जी थे, अवतार सिंह भटाना थे, नलवा जी थे, कटार सिंह जी थे, गुर्जरों से। पंजाबियों का सबसे बड़ा नेतृत्व कांग्रेस से निकला है। शैलजा जी थी, बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस में थे। आज चलो कुछ दुनिया से चले गए, कुछ लोगों ने की वजह से नहीं आए, लेकिन आज भी कांग्रेस को अपनी पुरानी जो लीडरशिप है, पुरानी जो कास्ट लीडरशिप है, उसको उभारना होगा। हमें बैकवर्ड क्लासेस में काम करना होगा। हमें हरिजन्स में, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उन वर्गों में कांग्रेस को लौटना होगा। अगर नहीं लौट पाएंगे और लोगों के जेबी लोगों को संगठन के पदाधिकारी बना दिया जाएगा, दैट विल नॉट वर्क। तो आपको लगता है अपनी मैं भी कहीं ना कहीं छोड़नी होगी? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक ही गाना बजता था सबके कान में कि हुड्डा सरकार बनाएगा, तो वो गाना से भी बहुत नुकसान हुआ। देखिए, गानों से क्या हुआ उस बात में मैं नहीं जाना चाहता। ये पब्लिक है, सब जानती है किससे, कहाँ, क्यों, कैसी गलती हुई। इन लोगों से छिपा नहीं है। राजनीति में द्वेष की भावना नहीं रखता हूं मैं, लेकिन सच बोलना भी अगर किसी के मन में द्वेष पैदा करता है तो वो जाने। आई विल स्पीक अप माई माइंड, जरूर बोलूंगा। हम वो लोग नहीं हैं जो आज किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, फिर बीजेपी। इसलिए मैं कह रहा था, बीजेपी वालों सचेत हो जाओ। बड़े बड़े टर्न कोट्स, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हमारे से खतरा तुम शायद ना मानते हो। जैसे हिंदुस्तान को जितना बड़ा खतरा आज चीन और पाकिस्तान से है, उतना खतरा और लोगों से नहीं है। तो बीजेपी के लोगों समझ जाओ, मैं तुम्हारा कोई शुभ चिंतक नहीं हूं, लेकिन जो ये मौसम वैज्ञानिक घूम रहे हैं ना तुम्हारे आसपास, इनसे थोड़ा सचेत हो। हुड्डा साहब नाराज नहीं होते कि कभी आपके साथ बैठते होंगे, नाराजगी नहीं जाहिर करते होंगे कि आप खुल्लम खुल्ला इतना कुछ बोल देते हैं? खुला सच्चाई बेशक बोलते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। कोई अपमान तो नहीं किसी का करता हूं मैं, तो कभी हुड्डा साहब का कभी नाम तक नहीं लिया है। लेकिन सच्चाई कड़वी लगती है, जैसे कहा जाता है। किसी को हुड्डा साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं उनका उम्र में 10 साल छोटा हूं। मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी के सम्मान में थोड़ी सी भी कमी रखे। एक सवाल पूछना चाहेंगे, पिछले दिनों आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश की सेनाओं ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया। उसमें एक सुरक्षा, जिसे कहा जाता है सुरक्षा कवच, भारतीय सेना वो बनकर खड़ी रही सेना सभी बॉर्डरों पर, और एक भी मिसाइल को नीचे गिरने नहीं दिया गया। और जिस तरह की हुआ 26 हमारे देश के जो लोग जो थे शहीद हुए, उसके बाद किस तरह से समझ रहे हैं जो नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं? कल जांगड़ा जी का बयान आया, उससे पहले जो है बीजेपी के 1-2 नेताओं के बयान सामने आए। आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, खासतौर पर इस तरह का मामला हो, सेंसिटिव मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, इस पर बोलने से बचना चाहिए इस तरह से? देखिए, 3 स्टेजेस देखिए आप। पहलगाम में ब्रूटल मर्डर्स हुए, टेररिस्ट ने किए। हमारे करनाल का लेफ्टिनेंट नरवाल भी इसमें इन्वॉल्व। और देश की सरकार ने, देश की आज की सरकार ने ये फैसला लिया, विपक्ष को बुलाया, और देश का समूचा विपक्ष, हर पार्टी, प्रधानमंत्री जी के साथ, देश की सरकार के साथ खड़ा हो गया। सारा देश एक हो गया, और उस शक्ति को प्राप्त करके केवल एकमात्र एक पार्टी की नहीं थी। आज तो पीठ थपथपा रहे हैं,
नहीं, टोटल कांग्रेस, टोटल देश की पॉलिटिक्स में विभिन्न पार्टियां प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो गए फैसला लिया और एक बोल्ड फैसला लिया गया। दैट वाज अ स्टेज एंड कांग्रेस ने भी उस फैसले को अप्रिशिएट किया और उस फैसले का असर ये हुआ, प्रधानमंत्री जी की रगों में सारे देश का खून था, चाहे वो किसी भी पार्टी से था, किसी भी धर्म से था। आपने देखा पहलगाम के बाद पहली बार कश्मीर के लोगों की आवाज पर कश्मीर बंद हुआ करता था, पुलिस की कार्रवाई या मिलिट्री की कार्रवाई पर, लेकिन कश्मीर बंद हुआ कश्मीर के लोगों की आवाज पर जो पहलगाम के खिलाफ उठे। सारा देश एक हो गया। अब मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री, वी आर प्राउड ऑफ इट। ये वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड फोर्सेस है हमारी इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन किया सिंदूर, दैट वाज कमेंडेबल। बड़ी प्रिसीजन से, तरीके से, मिनिमम नुकसान से। इंडिया में तो कोई नुकसान हो ही नहीं पाया, हालांकि इतने ड्रोन्स फायर हुए, इतने मिसाइल्स फायर हुए, लेकिन इंडियन आर्मी वॉज प्रिपेयर्ड, इंडियन एयरफोर्स वॉज प्रिपेयर्ड। नेवी मूव कर चुकी थी कराची की तरफ। देश के अंदर एक देशभक्ति की भावना का पूरा संचार हो रहा था। जिस तरह हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपकी भुजाएं फड़कती हैं, देश के हर व्यक्ति की भुजाएं, हर पार्टी के कोई भी देश के साथ था, देश की सरकार के साथ था। लेकिन जिस तरीके से ये सीज फायर हुआ वो क्वेश्चनेबल हो गया। एक्सप्लेन करना चाहिए था गवर्नमेंट को। विपक्ष को अटैक करने से पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे, साथ हैं। तो सीज फायर करने से पहले विपक्ष कहीं थोड़ी चला गया। ठीक है, सामरिक निर्णय होते हैं, युद्ध हम नहीं चाहते, ऐसे युद्ध लंबा पड़े, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, वी कांट अफोर्ड अ वॉर। जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम था वो कर दिया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी है कि जो पहलगांव में 25 लोगों को मारकर 5 आदमी गए थे वो कहाँ हैं? आज 2 डिविजन्स, 2 ब्रिगेड्स इस काम पर लगी हैं। बड़ी अच्छी बात है, ढूंढ निकालना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया कि फायरिंग बंद कर रहे हैं तो आप भी बंद कर दो, तो ये कहना चाहिए था अभी अजहर मसूद जिंदा है, हाफिज सईद जिंदा हैं, उनको दो। बॉम्बे के हमले के लोग, पार्लियामेंट के पर हमला करने वाले लोग, पुलवामा पर हमला करने वाले लोग, देश की को बार बार ब्लीड कराने वाले लोग, कश्मीर को अस्थिर करने वाले लोग अभी जिंदा हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी फौज उनको संरक्षण दे रही है। इस बारे में बात करनी। मैं कोई, ठीक है, देश की सरकार को निर्णय लेती है, उस पर मेरा कमेंट आज नहीं बनता है। नो, किन कारणों से हुआ, क्या हुआ, इस बात की बात पार्लियामेंट में भी आएगी, खुलेगी बात। लेकिन जो रामचंद्र जांगड़ा जी का कल विवादित बयान सामने आया, निंदा हो रही है पूरे देश में, उसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, रामचंद्र जांगड़ा जी के खिलाफ जो माहौल बीजेपी के जो एडवांटेज आया था, वो 2-3-4 बयानों ने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। एक कोई मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, कोई वहाँ होम मिनिस्टर है, काइंड ऑफ लैंग्वेज। जांगड़ा जी को मैं कहूँगा, चौधरी देवीलाल बड़े नेता थे, ये कहा करते लोकलाज से लोकराज चलता है। अरे कुछ लाज करो, शर्म करो। तुमने लोकलाज ही खत्म कर दी। तुम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन शूरवीरों और देश के सेनानियों के बारे में बात कर रहे हो, वो अबलाएं जो वहाँ अपने पतियों को सामने गोली मार। अरे तुम किस भाषा से बोल रहे हो? आई थिंक ऐसे
व्यक्ति के खिलाफ न सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है मध्य प्रदेश के मामले में, केस रजिस्टर करने के ऑर्डर हुए हैं, एसआईटी गठित हुई है। व्हाई नॉट अगेंस्ट दिस मैन? और उसकी अपनी पार्टी क्यों उसको माफ कर रही है? किस चीज की? ये कह रही है हमारा बयान नहीं इसका है, तो इसका बयान है तो पार्टी का आदमी। व्हाई शुड ही बी फॉरगिवन? सिर्फ ये कह देना मैं अपने बयान पर वापस लेता हूं, या मुझे इससे किसी को खेद हुआ हो तो मैं उससे क्षमा मांगता। अच्छा, इससे खेद नहीं हो, सारे देश को हो रहा है, किस से मांगेगा क्षमा? अरे कुछ शर्म करो, क्या बोल रहे हो तुम? इसीलिए तो अनडिजर्विंग लोग जब पार्लियामेंट्स में जाते हैं, जिनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समझ ही नहीं है, वो या तो गोबर की बात करेंगे, या फिर जो जांगड़ा जी कह रहे हैं वो करेंगे, या जो दो मंत्री कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इस बात के एडवांटेज का देश में एक माहौल बना था, सारा देश एक हो गया था। तुमने उनको कारण दिए हैं कि तुम्हारे ऊपर आज कमेंट हो रहे हैं। यू ओपन द ग्राउंड फॉर देम, अथवा सब लोग तुम्हारे साथ थे। कौन नहीं था देश में, देश की सरकार के साथ? अगर इन प्रश्नों को जन्म दिया गया है तो ऐसे लोगों ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग आपके दल में क्यों हैं, जो ना तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जानते हैं, ना पार्लियामेंट्री डिसेंसीज को जानते हैं, ना अपने पद की गरिमा को जानते हैं, ना देश की गरिमा को जानते हैं। ऐसे लोगों को वो तुम्हारे साथ है, तुम सोचो। हमारा तो कोई उससे वो नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं आज, जब देश एक बहुत मजबूत, देखिए एक परिस्थिति बनी थी 71 के युद्ध में, 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग बांग्लादेश से आ गए शरणार्थी बनकर, 1 लाख की फौज को पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, उनको बांध के लाया इलाहाबाद में, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक शिमला एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये देश की मजबूती थी, देश की सेना की मजबूती थी कि आकर भुट्टो को साइन करने पड़े कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 कंट्रीज नो थर्ड कंट्री विल बी इन्वॉल्व्ड। तो ये कुछ परिस्थितियां, व्हाई शुड ट्रंप मेक ए स्टेटमेंट अबाउट सीज फायर? ये इन सब बातों से कहीं ना कहीं ये इशू कंट्रोवर्शियल हो गया, जो नहीं होना चाहिए। देशभक्ति को कहीं ना कहीं ये लोग चीरा दे गए, अच्छी बात नहीं। कुलदीप शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हालांकि पहले भी आप स्पष्ट कर चुके हैं कि आप कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन समय समय पर लोगों के मन में इस तरह की अफवाहें आती हैं कि आपके जो इन-लॉज हैं, आपके जो दामाद हैं, प्रधानमंत्री जी उनके काफ़ी नज़दीक हैं, उनके कार्यक्रम में भी आए, आप भी वहाँ पर शायद उपस्थित रहे, आपकी भी फ़ोटोज़ देखी गई, जो इन-लॉज में आपके गृह मंत्री रहे थे और इन-लॉज में एमएलए भी हैं। तो किस तरह से आपको कभी दबाव नहीं आता कि आप बीजेपी में आ जाएं, या आपको ऑफर नहीं आती कि बीजेपी में आ जाएं, आप कांग्रेस में ही रहेंगे? एक सवाल पूछ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ इस बारे में पंडित जी कुलदीप शर्मा खुलकर बताएं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी में बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया है, और ऐसे लोगों का क्राउड चला गया है बीजेपी में जो ना तो किसी के कभी सगे रहे, अब उनके कितने दिन सगे रहेंगे उनका मुझे नहीं पता। देखिए, राजनीति में मेरे दामाद मेंबर पार्लियामेंट हैं, और आपने कहा मेरे समधन एमएलए हैं, बीजेपी से हैं, और मेरे दामाद को बीजेपी ने ही एमपी बनवाया था, उनका समर्थन था, उनकी सरकार थी। लेकिन हम आपसी जो राजनीति है, परिवार की बातों को उससे दूर रखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस में
ब्राह्मणों की अनदेखी पर निराश जरूर हूं, अगर ये अनदेखी ना करते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक ये अफवाहें चलती हैं, देखिए राजनीति में हैं हम लोग, और अफवाहें राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं। मेरे जो संबंधी हैं उन्होंने कभी मुझे ये नहीं प्रपोज़ किया। ठीक है, मेरी डॉटर की बुक लॉन्च होगी, होम मिनिस्टर आए अमित शाह और माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर भी आए। मेरी डॉटर किताब लिख रही है तो मैंने, उसका लॉन्च होगा तो मैं नहीं हूँगा क्या वहाँ? बिल्कुल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आफ्टर डॉक्टरेट है कैम्ब्रिज से, उसको मैं अगर उत्साहवर्धन के लिए नहीं जाऊंगा इस कारण से कि भी कौन आ गया, नहीं, ये नहीं। उसको फिर अपने आप अखबारों में मीनिंग आ जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरी डॉटर ने मेरे दामाद ने न्यूज़ एक्स वर्ल्ड लॉन्च किया था। अब वो एक नया चैनल, नया उद्योग स्टार्ट कर रहे हैं और अपने बाप को नहीं बुलाएंगे क्या? इसका मतलब ये है कि बीजेपी में जा रहा हूँ, तो फिर वो एक नई अफवाह को जन्म देते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसी इस प्रकार की बातें राजनीतिक लोगों से जुड़ी रहती हैं। लेकिन मुझे खतरा उन लोगों से लगता है जो कांग्रेस में रहकर और बीजेपी से मिले हुए हैं। क्यों आरोप लगे कुछ लोगों पर कि सांठ-गांठ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पता नहीं क्या था। कुछ के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो तो पहले से ही साथ थे। संकेत हुआ करते हैं राजनीति में। यहाँ कांग्रेस की टिकट चाणक्य को ना देनी थी, ना देते, और लोग मांग रहे थे जैसे मैंने कहा। लेकिन उसके बाद संकेत क्या गया, यहाँ नहीं, सारे हरियाणा। मैं पंडित चिरंजीलाल का बेटा हूँ, हमारी जड़ें सारे हरियाणा में हैं, और अब हम इसका शीघ्र रूप से अपना कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। राजनीति में बैठेंगे थोड़ी, मेरी अभी कौन सी हमारी उम्र है, यहाँ तो 80-80 साल के आदमी बन रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन अस। कोई दाग लगाए ना। विधानसभा में जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं नेताओं के, लगाए कुलदीप शर्मा पर, लगाए पंडित चिरंजीलाल पर, जिनकी ईमानदारी कसमें खा सकते हैं लोग। हम चरित्र और ईमानदारी की राजनीति करते हैं, सामयिक राजनीति नहीं करते समय देखकर। अब समय ये आ गया, इधर चल दो, ये सब मौसम वैज्ञानिक नहीं है। शायद मौसम वैज्ञानिक होता और दल और कपड़े बदलने में मुझे अगर शर्म ना होती तो शायद मैं भी आज, आई एम नॉट रिग्रेटिंग, मुझे कोई चीज़ का अफसोस नहीं है। मैं तो एक उदाहरण दे के कह रहा हूँ। बाकी यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं कौन क्या है। बीजेपी वालों सचेत हो जाओ। तो इन्होंने, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को नहीं बख्शा, कभी स्थिर नहीं रहे। तुम्हारे भी नहीं है, वक्त बदलेगा तो तुम्हारे से पहले बदले दिखाई देंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, अपने नायब सिंह जी, देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर सबको लेकर चलना पड़ता है। मुख्यमंत्री की मजबूरियाँ रहती हैं। आफ्टर ऑल एक सिंथेसिस डेवलप करना पड़ता है, स्टेट चलानी है, सब लोगों को, वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन चलो, सबको साथ लेके चलो, लेकिन ये ना बोलो आस्तीन के सांपों को ध्यान रखो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पंडित कुलदीप शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के बहुत से राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं, उन पर बातचीत कर रहे थे, और खासतौर पर परशुराम जयंती समारोह जो रोहतक में होने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित जरूर बताया। और दूसरा, एक जो अफवाहें समय समय पर चल जाती हैं
कि क्या पंडित कुलदीप शर्मा जी भी जो है क्या बीजेपी में जा सकते हैं, उस चीज को लेकर भी जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।